नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर के आज के एडिटोरियल की। तो आज के एडिटोरियल में बात की जा रही है अमंग द फॉर्मेडेबल फाइव, द रिस्क ऑफ अनदर टेपर टेंट्रम रिमेन्स बट इंडिया इज रिलेटिवली सेफ। तो देखो, यहाँ पर जो ग्लोबल मार्केट में जो सिनेरियो चल रहा है ना, उसके चलते भारत के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ सकता है उसके रिगार्डिंग चर्चा की गई है, क्योंकि स्वामीनाथन है इस आर्टिकल के राइटर जो है। ओके, तो बहुत सारी बातें यहाँ पर की गई हैं महंगाई के रिगार्डिंग, भारतीय इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं पूरे वर्ल्ड में उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, जो जिन देशों की मार्केट काफी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रही है। तो अभी शुरुआत में बात की जा रही है कि जैसे कमोडिटी प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं ग्लोबली, यहाँ पर जो है ना पूरे संसार में महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही है, इन्फ्लेशन यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, तो ये मतलब सिनेरियो है पूरा वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें। ओके, तो सेंट्रल बैंक अगर बात करें, अगर पूरी दुनिया के जो सेंट्रल बैंक हैं इनकी वहां पर उसकी बात हो रही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अकेले आरबीआई की बात हो रही है। पूरी दुनिया के जो सेंट्रल बैंक्स हैं तो अभी ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में है उनको। ऐसा नहीं लग रहा कि उनको कोई स्टेप लेने चाहिए, जैसे यहाँ पर महंगाई बढ़ती जा रही है। ओके, तो लेकिन ये भी बात है कि वो इस सिचुएशन को इग्नोर भी नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पर जैसे बात की जा रही है कि जैसे वो इजी मनी पॉलिसीज लेकर आते हैं, जैसे सन 2008 से लेकर आए, तो तब से यहाँ पर जो इनकी इजी मनी पॉलिसीज है, मतलब कि आसानी से पैसा जो है अवेलेबल हो जाए। ओके, तो ये जब जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं जब इंटरेस्ट रेट को कम रखते हैं, तभी जो है आसानी से पैसा अवेलेबल होता है बारोवर के पास, तभी वो बारोवर जो है पैसा लगाता है आगे फर्दर जहां पर भी उसने कोई नया काम शुरू करना हो। ओके, तो आसानी से अगर पैसा हाथ में आ जाए तो लिक्विडिटी बढ़ जाती है मार्केट में, अगर लिक्विडिटी बढ़ जाए तो महंगाई बढ़ने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। तो अभी वही कह रहे हैं कि इजी मनी पॉलिसीज हैं सन 2008 से लेकर, अगर हम बात करें तो अभी जो है जो ये पोजीशन जो इसकी है वो क्रैश की ओर जा रही है। ओके, तो इतना मतलब आसान ये सिचुएशन नहीं बन पा रही है। और दूसरा ये भी कह रहे हैं कि जो इजियर मनी है, जो आसानी से पैसा मिल रहा है, तो इससे मतलब जो कोविड 19 है, ओके, तो उससे भी मुकाबला करने में फायदा यहाँ पर दूसरी ओर हो रहा है। तो ये भी सिचुएशन यहाँ पर दे रहे हैं कि आने वाले समय में अगर एक साल की यहाँ पर बात करें, 12 महीनों की बात करें, कि हो सकता है कि इकॉनमी जो है दोबारा से सुधर जाए हमारी। ओके, तो सही पोजीशन पे आ जाए। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि दिस कुड मीन ए सडन चेंज ऑफ मूड एंड शार्प ग्लोबल इंटरेस्ट रेट हाइक्स। ओके, तो इसका मतलब ये भी निकल सकता है फ्यूचर में कि एक मतलब अचानक से बदलाव यहाँ पर मूड में आ सकता है जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी। ओके, तो यहाँ पर जो ग्लोबल इंटरेस्ट रेट अगर हाइक्स होते हैं, जैसे अगर देखो, अगर मैं यूएस की इकोनॉमी की बात करूं, तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर 10 ईयर ट्रेजरी के, यहाँ पर यूएस ट्रेजरी के बॉन्ड साइन होते हैं। ओके, तो इन्वेस्टर्स यहाँ पर इस बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, खरीदते हैं, क्योंकि अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट यहाँ पर मिल जाता है। तो तब क्या होता है, जो इमर्जिंग मार्केट्स होती है ना, जैसे यहाँ पर बात कर रहे हैं, causing trillions of hot money to cascade out of emerging markets। ओके, तो emerging मार्केट, जैसे भारत एक emerging मार्केट है, ओके, उभरती हुई मार्केट है। तो इन मार्केट्स में से क्या होता है कि पैसा निकल जाता है। वही इन्वेस्टर जितने भारत में पैसा लगाया है, ठीक है, तो जब उसको लगता है कि यूएस ट्रेजरी में जो बॉन्ड निकले हैं तो उनका यील्ड ज्यादा मिल रहा है, उनसे रिटर्न ज्यादा मिल रहा है, तो वही भारत की मार्केट में से पैसा निकाल लेते हैं और लगा देते हैं जाकर यूएस ट्रेजरी बॉन्ड में, तो वहां पर उनको अच्छा रिटर्न मिल रहा होता है क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाइक हो जाते हैं। तो वही चीज यहाँ पर बात कर रहे हैं होता है। ओके, तो यहाँ पर ये लग रहा है कि यहाँ पर ट्रिलियंस ऑफ जो पैसा है, जो इन्वेस्टर्स का पैसा है, वो बाहर निकल सकता है इमर्जिंग मार्केट्स में से। तो यहाँ पर इमर्जिंग मार्केट की अगर बात करें, सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहे, चाइना की भी बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो इंडोनेशिया है, वियतनाम है, सभी मार्केट्स की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये सिचुएशन हो सकती है। ओके, दूसरा यहाँ पर जो रघुराम राजन है, ये 2016 तक, जब तक डीमोनेटाइजेशन नहीं हुआ था, ओके, तो उसके बाद थोड़े ही दिन यहाँ पर, हफ्ता भर ही यहाँ पर ये गवर्नर रहे थे आरबीआई के। तो आरबीआई के ये पूर्व गवर्नर है रघुराम राजन। ओके, तो अभी ये यूएस की किसी यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर फॉर फाइनेंस के प्रोफेसर के तौर पर पढ़ा रहे हैं। तो अभी उन्होंने भी वार्निंग दे दी है कि यहाँ पर रिपीट हो सकता है टेपर टेंट्रम ऑफ 2013। 2013 में भी बिल्कुल इसी के जैसा एक सिनेरियो हुआ था, जिसको नाम दिया गया टेपर टेंट्रम। क्या होता है आगे मैं डिस्कस करता हूँ।
आगे यहाँ पर बात करें कि भारत की अगर बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा भी चिंताजनक सिचुएशन नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि ओवर वरीड हम होकर बैठ जाएं। लेकिन यहाँ पर बात की जाए 2013 की। ओके, तो यहाँ पर बात करें, इट वॉज हाईली वनरेबल एंड वॉज लिस्टेड अमंग द फ्रेगाइल 5 ईएम्स। तो यहाँ पर फ्रेगाइल 5, यहाँ पर इमर्जिंग मार्केट्स की बात करें कि उसमें भारत भी उस समय लिस्टेड था। ओके, तो यहाँ पर उस समय थोड़ी सी कमजोर सिचुएशन थी इकोनॉमी की, ये भी बात की जा रही है। और कौन से थे यहाँ पर 5 मेंबर, जैसे टर्की की बात कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं, ब्राजील की बात करें, इंडोनेशिया की बात करें और भारत की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर इंडिया जो था बिल्कुल मजबूत सिचुएशन में नजर आ रहा था, रेजिलेंट था, फ्लेक्सिबल सिचुएशन थी। ओके, और इट कुड बी कॉल्ड वन ऑफ द फॉर्मेडेबल 5। तो यहाँ पर डरावना 5 में से एक, यहाँ पर एक जो है जो है ऑब्जेक्ट या एक पॉइंट जो है हम इसको मान सकते हैं भारत को। और आगे यहाँ पर क्वालिटेटिव ईजिंग की बात करें कि जब सही तरीके से ईजिंग हो, मतलब इंटरेस्ट रेट डाउन हो तो अच्छे से पैसा अवेलेबल हो जाए, तो उसकी बात करें। तो अभी 2013 की गर्मियों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो यूएस फेडरल रिजर्व, कल भी हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, उसमें भी मैंने यूएस फेडरल रिजर्व के बारे में बात की थी। वो सेंट्रल बैंक है जो यूएस का। तो अभी उसने क्या किया, उसने उस समय 2013 की बात, उसमें यहाँ पर एक अनाउंसमेंट की थी। क्या अनाउंसमेंट थी? उसकी अनाउंसमेंट थी, इट्स अटेंशन टू टेपर इट्स ह्यूज क्वांटिटेटिव ईजिंग परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर ये बात अपनी जाहिर की थी कि जो बड़े पैमाने पर ये सिक्योरिटीज का परचेज करते हैं, ओके, यूएस फेडरल रिजर्व जो परचेज करता है बड़े पैमाने पर, ओके, तो उसमें यहाँ पर जो है थोड़ा सा रिडक्शन करेगा, टेपर करेगा, ओके, रिड्यूस करेगा जो भी यहाँ पर सिक्योरिटीज के प्रोग्राम यूएस ट्रेजरी के द्वारा चलाए जाते हैं। ओके, जैसे मैंने शुरुआत में बात की कि बॉन्ड इशू करता है यूएस ट्रेजरी। ओके, तो 10 साल के बॉन्ड होते हैं, तो पैसा यहाँ पर लिया जाता है। ओके, तो ये सिचुएशन होती, तो अभी उसी की बात कर रहे हैं कि अभी उसका दायरा थोड़ा कम करेगा। तो ये बात 2013 में कही गई। जब ये बात कही गई तो उसका रिजल्ट क्या निकला कि जो इंटरेस्ट रेट थे, ठीक है, वो बढ़ने शुरू हो गए। ओके, तो यूएस की मार्केट की सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट यहाँ पर बढ़ने शुरू हो गए। तो यहाँ पर जो आसानी से पैसा मिल जाता था वो नहीं मिल रहा था, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गए। जब ब्याज दर बढ़ जाएगी तो कोई भी बंदा 100 बार सोचेगा कि मैं उधार लूं या ना लूं। तो यहाँ पर आगे बात करके, अर्लियर easy money and low interest rate had sent billions of dollars seeking high returns to relatively risky EM like India। तो उससे पहले की सिचुएशन ये थी कि बहुत बड़े पैमाने पर पैसा जो था वो फ्लो करता था, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भारत में आती थी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट थोड़े कम रहते थे। और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट अमेरिका में कम थे, जिसके चलते जहां पर इन्वेस्टर्स को थोड़े ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलते वो वहां पर इन्वेस्ट करते। तो भारत में थोड़ा ज्यादा यहाँ पर इंटरेस्ट मिल रहा था, तो उन्होंने भारत की मार्केट में काफी बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट किया हुआ था, और अच्छा खासा रिटर्न भी इनको मिल रहा था। ओके, क्योंकि 2013 से पहले क्या सिचुएशन थी, समर से पहले की सिचुएशन ये थी कि वहां पर इंटरेस्ट रेट थोड़े कम थे, लेकिन जब ही इन्होंने यहाँ पर ये पॉलिसी अनाउंसमेंट की, उसी समय यूएस में इंटरेस्ट रेट हाइक हो गए, और जिसके चलते भारत की इकोनॉमी से पैसा निकल गया काफी बड़े पैमाने पर, और ये पैसा लग गया जाकर यूएस की इकोनॉमी, यूएस का जो ट्रेजरी है, तो वहां पर जो 10 ईयर का बॉन्ड यील्ड वो देते वहां पर। तो अभी हाल ही में भी ये कुछ महीने पहले भारत में ऐसा हुआ है, 10,000 करोड़ रुपए निकल गए हमारी मार्केट में से। तो ये फरवरी महीने की ये बात है, 10,000 करोड़ हमारी जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वहां से निकला, और ये जाके चला गया वहीं पर यूएस ट्रेजरी जो बॉन्ड होते हैं वहां पर लग गया। तो ये सिचुएशन बनती रहती है, तो ये पहले भी बनी है। ओके, तो ये यहाँ पर बात की जा रही है टेपर, जो ट्रेंड टेम की बात कर रहे हैं 2013 की, तो वो यहाँ पर सिचुएशन की बात कर रहे हैं। तो देखिए, जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है कि जब बड़े पैमाने पर लोग अपना पैसा जो है यूएस की तरफ जो है टर्न कर लेते हैं, यूएस ट्रेजरी रिजर्व में वहां पर बॉन्ड साइन कर लेते हैं, वहां पर इन्वेस्ट करते हैं, तो वो भी एक रहता है कि मार्केट कितनी बड़ी है किसी देश की। तो अगर यूएस की बात करें, दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है वो। ओके, $20 ट्रिलियन की वो इकॉनमी है, स्टेबल इकॉनमी है, गवर्नमेंट स्टेबल रहती है वहां पर। तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो एक इन्वेस्टर यहाँ पर सोचता है पहले इन्वेस्ट करने से पहले। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर ना इमर्जिंग मार्केट्स में से पैसा मूव करता रहता है, आता है, फिर बाद में निकलता रहता है, अगर यूएस में जब इंटरेस्ट रेट हाइक होते हैं। तो यहाँ पर वही बात करें कि इंडिया उस समय यहाँ पर सबसे बुरी यहाँ पर चोट पहुंची थी हमारी इमर्जिंग मार्केट को, जब ये चीज हुई थी 2013 में, और सेंसेक्स हमारा क्रैश हो गया था, एंड इट्स एक्सचेंज रेट वेंट फ्रॉम 55 टू 65 पर डॉलर। तो यहाँ पर हमारा जो भारतीय करेंसी है, ओके, तो यहाँ पर उसकी भी डेप्रिसिएशन होगी, तो 55 से वो 65 रुपए हो गया पर $1। ओके, तो ये सिचुएशन 2013 की हो गई उस समय।
ओके, जब ये ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ जब ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट की गई थी यूएस फेडरल रिजर्व के द्वारा। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि डर यहाँ पर उभरना शुरू हो गया कि यहाँ पर जो 1997 के एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, कहीं दोबारा से वो रिपीट ना हो जाए। उसमें क्या हुआ था एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस में, ये थाईलैंड से शुरू हुआ था। थाईलैंड बाट जो करेंसी है इनकी, थाईलैंड वालों की, तो ये मतलब काफी बड़े पैमाने पर डॉलर की ये परचेज कर रहे थे, जिसके चलते इनकी अपनी करेंसी की वैल्यूएशन काफी कम हो गई। तो यहाँ पर इसी का इम्पैक्ट जो था धीरे धीरे जो आसपास की कंट्रीज थी तो वहां पर भी पड़ना शुरू हो गया। ओके, तो एशियन जो बाकी कंट्रीज थी तो उनके ऊपर भी ये इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो गया। तो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस को कहते हैं कि अपनी ही करेंसी का जो वैल्यू है ना बहुत बड़े पैमाने पर गिर गई इन कंपैरिजन टू डॉलर। ओके, तो जब भारत की करेंसी यहाँ पर 10 रुपए का फर्क पड़ गया तो यहाँ पर भी सोचना यहाँ पर शुरू हो गया कि कहीं पर एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस वाला जो दौर है कहीं वही दोबारा से रिपीट ना हो जाए। ओके, जिससे मतलब इंडिया को काफी भयानक नुकसान हुआ था उस समय, और जो बाकी की डेवलपिंग कंट्रीज थे उनको भी नुकसान हुआ था उस समय। और आगे यहाँ पर बात करेंगे, अगर टेपर टेंटम की बात करें तो यहाँ पर पिछले 2 क्वार्टर के हिसाब से अगर बात कर लें, एंड ग्लोबल मनी बेगन फ्लोइंग बैक टू एम्स। तो यहाँ पर धीरे धीरे जब ये 2013 का इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद बाहर से जो पैसा आता है ग्लोबल लेवल पर, जो इन्वेस्टर्स होते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, तो धीरे धीरे यहाँ पर इमर्जिंग मार्केट्स की और यहाँ पर वो रुक करना शुरू कर दिया उन्होंने दोबारा, कि दोबारा से इंडिया जैसी कंट्री में या फिर चाइना जैसी कंट्री में जो है इन्वेस्टमेंट की जाए। और अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पर जो क्रेडिट हुई है फॉर रिकवरी वॉज वाइडली गिवन टू नॉन रेजिडेंट इंडियन डिपॉजिट स्कीम। तो यहाँ पर रघुराम राजन के द्वारा ही उस समय ये स्कीम निकाली गई थी, ओके, नॉन रेजिडेंट इंडियन एनआरआई डिपॉजिट स्कीम। तो इसके चलते भी काफी पैसा भारत की इकोनॉमी में आया। ओके, और रिकवर की और आगे बढ़ी भारतीय इकोनॉमी। और बट सिंस ऑल ईएम्स रिकवर क्लियरली ग्रेटर ग्लोबल चेंजेस वर एट वर्क। तो यहाँ पर ऐसे धीरे धीरे यहाँ पर जो ईएम्स रिकवर हुई, इमर्जिंग मार्केट्स रिकवर हुई, और यहाँ पर जो बदलाव आए, बड़े बदलाव पूरे ग्लोबल लेवल पर, तो यहाँ पर वो भी उसके ऊपर भी यहाँ पर काम किया गया। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं द अनएक्सपेक्टेड बट अनप्रेसिडेंटेड। तो यहाँ पर इकोनॉमिक बूम आया जब यहाँ पर 1997 के फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, उसके बाद में धीरे धीरे इकोनॉमी रिकवर हुई। तो यहाँ पर 2000 की बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक बूम आया, उछाल आया इकोनॉमी में, और यहाँ पर जितनी भी इमर्जिंग मार्केट्स थी तो यहाँ पर उसको एक प्रगति की और यहाँ पर लेकर गया। और यहाँ पर आगे बात करें पिछले 2 डेकेड्स की अगर बात करें तो 90s की बात कर लें, ओके, तो 80s की यहाँ पर बात कर लें तो उस समय सिचुएशन इतनी सही नहीं थी भारत की। लगातार जो है स्टेट ही एक तरीके का स्टेट इकोनॉमी मॉडल फॉलो करके चल रहे थे हम। सोशलिज्म का यहाँ पर कंसेप्ट था। अगर 1980 से लेकर मैं सन 2000 तक की बात करूँ, क्योंकि 1980 से लेकर 1990 तक, उसके बाद नई इकोनॉमिक पॉलिसी आती है जब यहाँ पर सब कुछ चेंज करते हैं, सोशलिज्म का थोड़ा दायरा कम करते हैं और यहाँ पर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का दायरा खोलते हैं। ओके, तो काफी एरियाज में लाइसेंस को हम खत्म कर देते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर सिचुएशन, नया इंडिया उभरता है 1990s के बाद में, और सन 2000 तक जो है यहाँ पर काफी बड़े पैमाने पर यहाँ पर इकोनॉमिक बूम आना शुरू हो जाता है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन के ऊपर फोकस होना शुरू हो जाता है। तो ये सिचुएशन उस समय बनती है। और आगे एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करें तो उससे सीखते हुए ऑल ईएम्स हैड अबॉन्डेड इनफॉर्मल पैक्स टू द डॉलर इंश्योर्ड करेंसी फ्लेक्सिबिलिटी। तो यहाँ पर जितनी भी इमर्जिंग मार्केट्स थी तो उनको यहाँ पर धीरे धीरे सीख मिलनी शुरू हुई कि डॉलर के ऊपर इतना भी हम जो है निर्भर नहीं रहे। ओके, तो अपनी जो यहाँ पर करेंसी है उसके ऊपर फोकस करें, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर फोकस करें कि वो इतनी ना गिर जाए, तो मतलब फिर दोबारा से ऐसे क्राइसिस में हम चले जाए। ओके, तो यहाँ पर इसी के ऊपर फोकस करना शुरू किया, जिसके चलते यहाँ पर जो फॉरेक्स रिजर्व्स थे इन सभी देशों के वो बढ़ने शुरू हो गए। ओके, जो फ्यूचर शॉक्स थे उससे भी यहाँ पर वो बचने शुरू हो गए। ओके, तो फ्यूचर शॉक्स किसी भी तरीके से आ सकते थे, जैसे कोई बीमारी फैल जाए, यहाँ पर इकोनॉमी में रिसेशन आ जाए, तो इनसे भी बचना शुरू हो गए, क्योंकि अभी अपनी करेंसी के ऊपर वो फोकस कर रहे थे और जो गलतियां उन्होंने की थी उससे वो सीख रहे थे। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जब ये बूम आया 2000 का, सन 2000 में, तो यहाँ पर जो इमर्जिंग मार्केट्स थी तो यहाँ पर थोड़ी मजबूत होना शुरू हो गई, तो यहाँ पर सेफ इन्वेस्टमेंट हब के तौर पर उभरना शुरू हो गई। और चाइना की बात कर रहे हैं, चाइना रेदर देन द यूएस बिकम द ग्लोबल लोकोमोटिव पुलिंग फॉरवर्ड द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो यहाँ पर यूएस के अलावा अगर बात करें तो चाइना जो है ना, जैसे लोकोमोटिव इंजन होता है ना जो बोगियों को खींच कर आगे लेकर जाता है, तो बिल्कुल एक लोकोमोटिव इंजन की तरह यहाँ पर काम कर रहा था, पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को यहाँ पर पुल कर रहा था, आगे यहाँ पर खींच कर लेकर जा रहा था कि सारे जो है रिसेशन से बाहर आओ। तो आगे इकोनॉमी जो है आगे लेकर जाओ, क्योंकि यहाँ पर बड़े पैमाने पर उसी समय से जो है प्रोडक्शन निकलनी शुरू हो गई, तो यहाँ पर धीरे धीरे
अपनी मार्केट को एक्सपैंड करना शुरू कर दिया चाइना ने। ओके, तो युआन जो है ये करेंसी है चाइना की। तो यहाँ पर अभी वो जो है ग्लोबल रिजर्व करेंसी बन चुकी है, इसको रिकॉग्नाइज कर दिया गया है आईएमएफ के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आंसर करें कमेंट बॉक्स में। तो आगे यहाँ पर जो ग्लोबल फाइनेंशियल्स की बात करें, तो यहाँ पर उन्होंने भी, यहाँ पर उनको भी कॉन्फिडेंस आ गया। यहाँ पर जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं उनके रिगार्डिंग अगर बात करें, टू फ्रंटियर मार्केट्स, ओके, लाइक बांग्लादेश एंड नाइजीरिया। ओके, तो यहाँ पर फ्रंटियर मार्केट्स यहाँ पर कहा जा रहा है बांग्लादेश और नाइजीरिया को। ऐसे स्टॉक मार्केट्स, ऐसी मार्केट जिनकी, जहाँ जो जो स्टॉक मार्केट्स हैं जहां पर पहले एक सिंगल डॉलर डॉलर तक की इन्वेस्टमेंट नहीं आती थी। ओके, तो बाद में यहाँ पर वो भी इमर्जिंग मार्केट के तौर पर यहाँ पर उभरना शुरू हो गए, तो वहां पर भी इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो गई। तो ग्लोबल फाइनेंशियल्स का भी ध्यान बांग्लादेश और नाइजीरिया जैसे देशों में भी जाना शुरू हुआ कि यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट करो किसी पर्टिकुलर फील्ड में, तो यहाँ पर भी अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। ओके, तो अभी देखो बांग्लादेश का एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो भारत को पछाड़ दिया इसने पीछे। ओके, बांग्लादेश का एक्सपोर्ट भारत से ज्यादा हो चुका है। पहले तो इन्होंने पाकिस्तान को पछाड़ा था, अभी भारत को भी पछाड़ दिया। ओके, तो ये मतलब अभी इस तरीके से आगे बढ़ रहा है बांग्लादेश। ओके, तो पहले क्या सिचुएशन होती थी, पहले एक सिंगल डॉलर तक की इन्वेस्टमेंट नहीं आती थी, लेकिन अभी सन 2000 का जब इकोनॉमिक बूम आया तो सब जगह यहाँ पर फायदा होना शुरू हो गया। और आगे यहाँ पर बात करें कि बहुत सारी इमर्जिंग मार्केट्स आज के दिन की अगर बात करें, आर नो लॉन्गर व्यूड एज हाईली रिस्की। मतलब ऐसे नहीं देखा जाता कि मतलब अगर यहाँ पर इस मार्केट में, इस देश में इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो पैसा पता नहीं बाद में रिटर्न मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये रिस्क जो है अभी काफी कम हो गया, तो लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इन देशों में भी। और आगे यहाँ पर बात की जा रही है, जो सबसे बड़ा बदलाव यहाँ पर आया वो था सेंट्रल बैंक के जो एटीट्यूड है, जो मतलब काम करने का तरीका है टुवर्ड्स पब्लिक डेट, जो यहाँ पर कर्जा है उसके ऊपर। ओके, तो ये भी एक बहुत अहम यहाँ पर मुद्दा है कर्जे का। तो यहाँ पर 2008 की बात कर रहे हैं कार्मेन एम रेनहर्ट एंड केनेथ एस रगॉफ। ओके, तो इनकी बात की जा रही, तो उन्होंने एक पेपर यहाँ पर लिखा, रिसर्च पेपर लिखे जाते हैं हर एक फील्ड में। तो यहाँ पर उस पेपर का नाम था द फॉरगॉटन हिस्ट्री ऑफ डोमेस्टिक डेट। तो ये साइड में उस पेपर का लिंक है। यहाँ पर एकेडमिक सपोर्ट के चलते यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो डेट टू जीडीपी जो रेशो है उसकी बात की जा रही थी। तो कहा जा रहा था कि डेट टू जीडीपी रेशो अबाव 80% रिस्क इकोनॉमिक कोलैप्स। ओके, तो यहाँ पर अगर 80% से ज्यादा हो जाती है डेट टू जीडीपी रेशो, मतलब आपकी देश की कुल जीडीपी कितनी है, कितने लाख करोड़ की जीडीपी है, उसके मुकाबले में कर्जा कितना है आपके देश के ऊपर। ओके, जैसे भारत की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, डॉलर की टर्म्स में अगर बात करें, तो कर्जा कितना है, तो उसका रेशो निकालो। ओके, तो अगर यहाँ पर 80% से ज्यादा हो रहा है तो मतलब काफी ज्यादा कर्जा हो चुका है। ओके, तो यहाँ पर ये बात कही गई थी इस पेपर में कि अगर 80% से ज्यादा डेट टू जीडीपी रेशो हो जाता है तो इकोनॉमी जो है कोलैप्स हो सकती है। ओके, और आगे यहाँ पर जो ऐसी धारणाएं थी धीरे धीरे ये डिसअपियर हो गई। मतलब ये जो बात पहले कही गई थी ना, धीरे धीरे ये धारणाएं ही यहाँ पर नोशंस जो थे वही डिसअपियर हो गए, तो ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। क्यों? क्योंकि अगर यूएस की बात करें तो उनका डेट टू जीडीपी रेशो 100% को क्रॉस कर गया, और जापान की बात करें तो यहाँ पर 260% को वो क्रॉस कर गया। ओके, तो यहाँ पर अभी भी उनको मतलब कोई इल इफेक्ट देखने को नहीं मिला है कि उनकी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई हो। ओके, तो मतलब ये थ्योरी सही नहीं थी जो इनके द्वारा पेपर्स में दी गई, जो मतलब डर का भाव रखा गया था कि 80% अगर डेट टू जीडीपी रेशो हो जाता है, बढ़ जाता है, जितने की इकोनॉमी है उससे ज्यादा यहाँ पर कर्जा अगर हो गया है। ओके, तो यहाँ पर ये सिचुएशन है 100% के ज्यादा, मतलब जितने की इकोनॉमी है उससे ज्यादा का कर्जा हो गया। और जापान की भी यही सिचुएशन है, जितने की इकोनॉमी से ज्यादा का यहाँ पर कर्जा हो गया था, फिर भी वो अच्छे से इकोनॉमी उनकी चल रही है, अच्छे से वो डेट सर्विसिंग कर रहे हैं अपने कर्जे की। ओके, जो भी ब्याज जो है वो धीरे धीरे वो दे रहे हैं और इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहे हैं। ओके, तो कर्जा तभी बढ़ता है जब कोई इकोनॉमी बड़े पैमाने पर जो है इन्वेस्टमेंट करती है अपने देश में किसी पर्टिकुलर फील्ड में। तो यूएस की बात करें, जापान की बात करें, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत है क्योंकि इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी इन्होंने की हुई है और बहुत सारे बॉन्ड्स यहाँ पर ये साइन करते हैं। ओके, तो भारत की भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है यूएस में। ओके, तो बहुत बड़े पैमाने पर भारतीय लोगों का भी मतलब यूएस के यहाँ पर जो है कर्जा है, कर्जा उठाया हुआ है भारतीय लोगों से भी यूएस ने। तो यहाँ पर अलग बात है कि वो भी एक तरीके के बॉन्ड साइन किए हुए हैं जहाँ पर 2 से 3% का जो है इंटरेस्ट रेट मिलता है भारतीयों को अमेरिका से। और आगे यहाँ पर बात करें, बहुत सारे पॉलिटिशियंस और इकोनॉमिस्ट थे। ओके, तो यहाँ पर नाउ स्पाउट मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी। ओके, which says government can borrow limitlessly in their own currency without causing high inflation। तो यहाँ पर बहुत सारे पॉलिटिशियन ये बात कह रहे हैं अभी मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी के हिसाब से कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट्स हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर, कोई लिमिट नहीं है, तो अपनी करेंसी में जो है उधार ले सकती हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर अपनी करेंसी में उधार लेती हैं
डॉलर की टर्म्स में नहीं, अपने अपने देश की जो करेंसी है उसके टर्म में, तो यहाँ पर महंगाई इतनी नहीं बढ़ती। ओके, तो यहाँ पर ये भी बात कही जा रही है, तो अगर उधार लेती है, पैसा आता है, तो इकॉनमी आगे बढ़ेगी। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि पूरी दुनिया की अगर बात करें, तो यहाँ पर जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं पूरी दुनिया के, ओके, तो यहाँ पर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो प्रिंट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जब बड़े पैमाने पर इतना डॉलर निकलता है, पैसा निकलता है, तो कोई महंगाई नहीं बढ़ती। अक्सर ऐसा होता है जब कोई देश अपने दम पर ज्यादा जो है करेंसी छाप दे, तो महंगाई बढ़ जाती है। तो जैसे वेनेजुएला में देखने को मिला, तो बहुत बड़े पैमाने पर करेंसी इन्होंने प्रिंट की, पहले डीमोनेटाइजेशन कर दी, बाद में बहुत बड़े पैमाने पर प्रिंट कर दी कि शायद जो है हर एक लोगों के हाथ में पैसा चला जाएगा तो महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। तो कुछ भी नहीं हुआ, महंगाई और बढ़ गई। इन्फ्लेशन का जो पॉइंट होता है, जैसे भारत जो है 2 से 6% के बीच में उसको टैकल करके चलता है, तो इन्फ्लेशन 1000% से भी ऊपर चली गई वेनेजुएला में। ओके, तो मतलब एक जो है अगर डॉलर की बात करें तो उसके मुकाबले में जो वेनेजुएलन बॉलिवियर था वो 3 लाख के आसपास बन रहा था। हमारे 1 रुपया जो था, भारतीय 1 रुपये, तो उसके मुकाबले में 3,000 वेनेजुएला बॉलिवियर बन रहा। तो ये मतलब इतने बड़े पैमाने पर करेंसी भी डिप्रिशिएट हो गई और महंगाई भी बढ़ गई, जब मतलब एक्सेस में जो है करेंसी छाप दी जाती है। क्योंकि हर एक के हाथ में पैसा चला गया, तो यहाँ पर हर कोई कहेगा मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, तो जो ज़्यादा दाम देगा तो उसको प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, तो इसी यहाँ पर इंसिडेंट्स के चलते महंगाई बढ़ जाती है। और आगे यहाँ पर बात हो रही है, सो फाइनेंशियल मार्केट्स नो लॉन्गर पैनिक एट राइजिंग डेट टू जीडीपी रेशियो। तो यहाँ पर धीरे धीरे और फाइनेंशियल मार्केट्स को समझ आया कि अगर डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ भी जाती है तो डरने की बात नहीं है, आगे बढ़ो। इंटरेस्ट रेट हैव फॉलन सो लो। यहाँ पर अगर इंटरेस्ट रेट्स की बात करें तो वो भी बहुत धीरे धीरे कम हुए। नेगेटिव इन जर्मनी एंड स्वीडन। तो यहाँ पर जर्मनी और स्वीडन की बात करूँ, इंटरेस्ट रेट नेगेटिव में चले गए। ओके, तो अगर इंटरेस्ट रेट नेगेटिव में चले जाए, मतलब कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको रिटर्न नहीं मिल रहा अच्छा खासा। और दूसरा यहाँ पर ये भी बात करें, कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग डेट हैज क्रैश। यहाँ पर जो कर्जे को सर्विस करने के लिए, मतलब उसको चुकाने के लिए जो खर्चा आता है, उसके लिए भी लोग यहाँ पर पैसा उठाते हैं, कई बार लोन उठाते हैं, तो वो भी यहाँ पर कम हो गया, वो बात कही जा रही है। सो दिस हैज हैपन टू ए लेसर एक्सटेंट इन इमर्जिंग मार्केट्स। तो यहाँ पर इमर्जिंग मार्केट्स की बात करें तो वहां पर ये सब चीजें बहुत कम देखने को मिल रही है, जो जर्मनी और स्वीडन में देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं जो भारत का जो पॉलिसी पोजर उसके बारे में, कि अगर इंडिया के रेपो रेट की बात करें तो वो अभी 4% तक यहाँ पर आरबीआई ने रखा हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो 2008 के जमाने में ये 9% के आसपास था, मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पर रेपो रेट था। तो मतलब इकोनॉमी काफी अच्छे तरीके से उस समय चल रही थी, इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट था, इकोनॉमी फिर भी आगे बढ़ रही थी। ओके, लेकिन अभी 4% के आसपास है, 4% रखा हुआ है पिछले 1.5 साल से, जब से ये पैंडमिक आया हुआ है, तो इससे अभी और ज्यादा नहीं बढ़ाया गया। ओके, तो अभी आगे वही बात करें, जो भारत का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है। ओके, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, तो इसमें ऐसा होता है कि जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं किसी भी कमोडिटी का, जब इंपोर्ट ज्यादा हो जाए एक्सपोर्ट के मुकाबले में, ज्यादातर हमारा ऐसा ही रहता है सिचुएशन, हमारा इंपोर्ट ज्यादा रहता है और एक्सपोर्ट कम रहता है, तो उसको हम कहते हैं हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट चल रहा है। और जब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाए और इंपोर्ट कम हो जाए, तो हम उसको करंट अकाउंट सरप्लस बोलते हैं। तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट ही रहा है, तो वो यहाँ पर 4.9% ऑफ द जीडीपी पहुंच गया। 2013 की बात कर रहे हैं ये। ओके, तो ये भी बढ़ गया है काफी। मतलब अगर हम इंपोर्ट बढ़ाते हैं तो हमारी करेंसी भी डेप्रिशिएट होती है, और एक्सपेंशन भी जो होती है, हमारी जो कंट्री का जो ट्रेड होता है, तो उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। एक्सपोर्ट जितना बढ़ाएंगे, जैसे अगर चाइना की बात करें तो चाइना ने पूरी दुनिया में अपना एक्सपोर्ट बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ा दिया है। अगर अभी आज के दिन में आप जर्मनी में भी जा रहे हो, फिनलैंड भी जा रहे हो, तो वहां से भी अगर कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो वहां पर भी मेड इन चाइना लिखा होगा। ओके, अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, अगर मतलब कल्चरल के रिगार्डिंग अगर प्रोडक्ट कोई नहीं है, तो इसके अलावा जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे सारा सब जगह मेड इन चाइना लिखा होगा। ओके, चाहे आप कनाडा से कोई चीज लेकर आ रहे हो, चाहे आप यूएस से कोई चीज लेकर आ रहे हो। ओके, तो ये मतलब मार्केट को एक्सपांड, उसने एक्सपैंड किया है, मतलब एक्सपोर्ट बढ़ा दिया है इंपोर्ट के मुकाबले में। ओके, तो जब भी इंपोर्ट बढ़ता है एक्सपोर्ट के मुकाबले में, उसको हम कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट, ध्यान रखें। और आगे यहाँ पर बात करें कि अभी जो है ये जीरो के क्लोज पहुंच चुका है। ओके, तो इन सम मंथ्स इंडिया हैज रन ए करंट अकाउंट सरप्लस। तो ये जो 2020 का साल गुजरा है, तो उस समय कुछ महीने ऐसे भी आ गए थे जब हमारा करंट अकाउंट सरप्लस हो गया था। ओके, तो यूएस के साथ भी हमारा करंट अकाउंट सरप्लस हो गया था। उन कुछ यहाँ पर अक्टूबर नवंबर के महीनों की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अक्टूबर नवंबर 2020 की बात हो रही है। तो ओके, तो यहाँ पर करंट अकाउंट सरप्लस होने का बात ये था, कारण ये था कि ऐसा नहीं है कि हमने एक्सपोर्ट बढ़ा दिया।
ओके, एक्सपोर्ट तो हमारा जितना पहले था उतना ही होता था, लेकिन हमारा हमारा इम्पोर्ट कम हो गया। ओके, तो हमें मतलब इतना पैसा हमें जरूरत नहीं समझी कि मतलब फालतू में इन्वेस्ट किया जाए, इम्पोर्ट किया जाए जिन चीज़ों की अभी ज़रूरत नहीं है। तो वो ये सिचुएशन हुई थी उस समय, इम्पोर्ट हमने बहुत कम करी, जिसके मुकाबले में ऑटोमेटिकली जितना एक्सपोर्ट था वो थोड़ा बढ़कर नजर आया, और हमारा करंट अकाउंट सरप्लस हो गया। ओके, अलग अलग इकोनॉमिक्स के साथ, तो यूएस के साथ भी हमारा करंट अकाउंट सरप्लस हुआ था। तो वो भी एक रीजन था जिसके चलते यूएस ने बाद में हमें जो था करेंसी मैनिपुलेटर की वॉच लिस्ट में डाल दिया, कि कहीं भारत जानबूझकर अपनी करेंसी को मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा। ओके, अपना एक्सपोर्ट जिस तरीके से उसका बढ़ रहा है। ओके, तो ये सिचुएशन यहाँ पर थी। तो ये मतलब अभी जो है करंट अकाउंट डेफिसिट की सिचुएशन हो चुकी है। पहले जीरो के क्लोज आ गया, बाद में यहाँ पर करंट अकाउंट सरप्लस हो गया। ओके, और आगे यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें तो ये 2013 में 250 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास था, लेकिन अभी ये 600 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर चुका है। ओके, तो ये भी बढ़ा है। तो अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ती है किसी देश में इमर्जिंग मार्केट्स में, तो तभी तो यहाँ पर जो है ऐसा रिजर्व भी बढ़ता है। और सो इवन इफ $100 बिलियन suddenly flows out in panic, the reserves provide a comfortable cushion। तो कहने का मतलब अगर मार्केट में से $100 बिलियन अचानक से भी अगर निकल जाता है, अगर जो इन्वेस्टर्स हैं अगर उनके अंदर घबराहट का जो भाव आ जाता है कि मतलब पता नहीं हमारा पैसा कहीं डूब ना जाए, तो अच्छा है कि भारत की इकोनॉमिक्स में से पैसा निकाल कर हम जो है यूएस फेडरल रिजर्व में जो उनकी जो ट्रेजरी के बॉन्ड है उसको साइन कर ले, वो ज्यादा फायदा है। तो हमारे यहाँ तो पैसा चला जाएगा ना। तो अगर इकोनॉमी इस तरीके से हिलती है, तो एक तरीके से क्वेश्चन का काम कर सकता है जो हमारा जो भारतीय जो रिजर्व है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, तो उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। और आगे यहाँ पर महंगाई की बात कर रहे हैं कि अगर इन्फ्लेशन की बात करें, 10% के ऊपर चली गई थी ये 2013 में, लेकिन अभी ये 4.3% के आसपास है। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला कि महंगाई को 2 से 6% के बीच में हम कंट्रोल करके चलते हैं। ओके, तो अभी ये 4.3% के आसपास है। और अगर ऑयल प्राइसेस की बात करें तो ये भी जो है बढ़ चुके हैं। ओके, $60 प्रति बैरल से पहले ये प्राइस थे, अभी ये $70 प्रति बैरल यहाँ पर प्राइस पहुंच चुका है। और अगर एक बैरल की बात करें तो इसमें 158 लीटर्स होते हैं एक बैरल में। ये कच्चे तेल की बात करें जो क्रूड ऑयल हम खरीदते हैं अरब कंट्रीज से। तो यहाँ पर ये 2020 की शुरुआत से ये बात कह रहे हैं कि अभी इतना दाम हो चुका है, बट इट इज स्टिल वे बिलो द $110 प्रति बैरल ऑफ 2013। तो 2013 में तो और भी वर्स्ट सिचुएशन थी। तो उस समय 110 प्रति डॉलर के हिसाब से प्राइस यहाँ पर लगता था क्रूड ऑयल जब हम खरीदते थे। और आगे यहाँ पर बात करें कि इंडिया वन वीक पॉइंट इज द फिस्कल डेफिसिट। ओके, तो फिस्कल डेफिसिट की अगर बात करें, वित्तीय घाटा, तो ये बढ़ता जा रहा है लगातार। तो अभी इसको कहा जा रहा है कि 4.6% वाला जीडीपी दिस ईयर एज हाई एज इन 2013। जितना 2013 में था फिस्कल डेफिसिट, उतना ही इस साल भी हमारा बढ़ चुका है। ओके, तो देखो ऐसा होता है कि जब बजट बनता है तो बजट में जितना पैसा चाहिए होता है एक देश को चलाने के लिए, वो पर्याप्त नहीं होता है। जो टैक्सेस से पैसा आता है, जो नॉन टैक्सेस जो चार्जेस लगते हैं, फीस वगैरह, जो कुछ भी चीजें यहाँ पर नॉन टैक्सेस रेवेन्यू के तौर पर आती हैं, तो वो पर्याप्त नहीं होता है देश को चलाने के लिए। फिर भारत सरकार लोन उठाती है मार्केट में से। ओके, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचती है, मार्केट से पैसा उठाती है। तो ये सारा काम आरबीआई करता है गवर्नमेंट के बिहाफ के ऊपर, क्योंकि आरबीआई एक तरीके से सरकारी कंपनी ही है भारत सरकार की। ओके, तो इससे क्या होता है कि जब पैसा मार्केट से आता है तो फिर उन लोगों को रिटर्न भी देना होता है, मार्केट में इंटरेस्ट भी देना होता है। तो मतलब ब्याज जो पैसा आता है हमारे पास, तो काफी पैसा भारत सरकार का इंटरेस्ट चुकाने पे ही चला जाता है। ओके, तो इसी के चलते जितना पैसा मार्केट से उठाते जाएंगे, इंटरेस्ट जितना हमारा बढ़ता जाएगा, ओके, किन किन को हमने इंटरेस्ट देना है उस हिसाब से हमारा फिजिकल डेफिसिट बढ़ता जाता है। ओके, तो ये हर एक साल के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं कि इस साल में कितना टोटल पैसा इकट्ठा हुआ रेवेन्यू के तौर पर, कितना मार्केट से उठाया, और कितना जो है यहाँ पर फिजिकल डेफिसिट हो गया उसके हिसाब से। और आगे ह्यूज कोविड इंड्यूस फिजिकल डेफिसिट की बात करें, पिछले साल तो बहुत बड़े पैमाने पर फिजिकल डेफिसिट हमारा रहा। 2020 की बात करें, हैज पुश द डेट टू जीडीपी रेशियो क्लोज टू 90%। तो हमारे भारत का भी 2020 की बात करें तो डेट टू जीडीपी रेशियो 90% के पास पहुंच गया। इतना कर्जा हमारे ऊपर हो गया, जितनी हमारी इकोनॉमी, उसके मुकाबले में 90% इकोनॉमी के ऊपर कर्जा हो गया। ये चीज यहाँ पर सिचुएशन है। बट नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ शुड बी 13 to 14% दिस ईयर, सो डेट टू जीडीपी रेशियो शुड फॉल। तो यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ की बात करें, अभी धीरे धीरे बढ़ रही है। ओके, तो यहाँ पर आने वाले समय में हो सकता है डेट टू जीडीपी रेशियो ये कम हो जाए। और आगे बात करें, जो विद इंटरेस्ट रेट्स प्लमेंटिंग सिंस 2013 द कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग डेट हैज मॉडरेटेड कंसिडरेबली। तो यहाँ पर 2013 से मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ते जा रहे हैं,
और उसके मुकाबले में जो डेट सर्विसिंग जब होती है, जैसे मैं वही बात कर रहा हूँ कि कर्जा उठाया, ओके, तो कर्जे की अभी किस्तें भी तो देनी है ना, तो किस्तें देने के लिए भी पैसा उठाना पड़ता है कई बार, ओके, उसके लिए भी लोन उठाना पड़ता है। मतलब उस जो डेट है उसको सर्विस करना है, पैसे चुकाना है, ओके, उसकी जो है इंटरेस्ट देना है। तो उसकी यहाँ पर खर्चे की बात करें तो वो भी अभी थोड़ा कंट्रोल में आ रहा है, उसकी बात कही जा रही है। और अभी आखिर में जो बात हो रही है वो है आईएमएफ के बारे में, कह रहे हैं जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है सीम्स लाइकली टू गेट बोर्ड अप्रूवल फॉर इशूइंग अनदर $650 बिलियन ऑफ स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ओके, तो ये देखो, ये स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो है ये आईएमएफ के पास ही ये अधिकार होता है। ओके, तो इसके द्वारा जो है ये रकम इशू की जाती है किसी पर्टिकुलर कंट्री को जहां पर बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन बहुत खराब हो, जैसे भारत में था 1990s में, 1991 में। ओके, सिर्फ 2 हफ्तों का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा था हमारे पास। ओके, तो उसके बाद अगर पैसा नहीं रहता तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती थी भारत में, और भी बहुत सारे सैंक्शंस लग सकते थे। तो आईएमएफ ने कुछ कंडीशंस के ऊपर स्पेशल ड्राइंग राइट्स के चलते कुछ पैसों का लोन हमें दिया, जिससे कि हमारी इकोनॉमी दोबारा से उभरनी शुरू हुई। तो उस समय बहुत सारे नॉर्म्स यहाँ पर आईएमएफ ने रखे थे कि अपनी मार्केट को प्राइवेटाइज करना होगा, ओके, ग्लोबलाइजेशन, ये ग्लोबलाइजेशन के रूल्स आपको लाने होंगे, लाइसेंस जो है बहुत सारी मार्केट्स में आपको खत्म करने होंगे, सेक्टर्स में खत्म करने होंगे, अपनी इकोनॉमी को एक्सपैंड करना होगा ग्लोबली, कि आप जो बाहर से लोग भी आकर इन्वेस्टमेंट करें भारत में और इकोनॉमी आगे बढ़े। तो यहाँ पर उसी की बात करें कि आईएमएफ लग रहा है कि अभी अप्रूवल देगा और जो है $650 बिलियन की जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स इसको इशू करेगा, जिन जिन भी यहाँ पर जो पार्टनर कंट्रीज है आईएमएफ, उनको जाएगा ये पैसा, विच आर इक्विवेलेंट टू द कन्वर्टेबल करेंसी। ओके, मतलब कन्वर्टेबल करेंसी जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, ओके, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, जो भी आप करेंसी लेकर कुछ चीज परचेज करना चाह रहे हैं। दिस सम विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन टू द कोटा ऑफ आईएमएफ मेंबर्स। ओके, तो ये पैसा जो है यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर कोटा है आईएमएफ मेंबर कंट्रीज, उसी के हिसाब से ये बांटा जाएगा, जैसे मैंने अभी बताया है। सो जो इमर्जिंग मार्केट्स विल गेट ओनली ए स्मॉल स्लाइस, स्टिल एवरी लिटिल बिट है। तो यहाँ पर ऐसा है कि जो इमर्जिंग मार्केट्स है, भारत जैसी मार्केट्स है, उनको थोड़ा सा कम ही पैसा मिलने वाला है। जो बहुत सारी गरीब कंट्रीज है उनको थोड़ा ज्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत भी आता है उससे मदद मिलती ही मिलती है। और लास्ट में बात कर रहे हैं कि जो ये 2013 का जो टेंट्रम हुआ था, मेड सेंट्रल बैंक्स अवेयर ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ क्लियर मैसेजिंग, गिविंग एडवांस नोटिस ऑफ फ्यूचर चेंजेस इन मॉनेटरी पॉलिसी। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात ये हमें सीखने को मिलती है, जैसे यूएस फेडरल रिजर्व ने उस समय किया था, जो यूएस का सेंट्रल बैंक है, मतलब उस समय उन्होंने भी अनाउंसमेंट ही की थी कि सर मतलब ऐसे ऐसे जो है हम अपना दायरा थोड़ा कम करेंगे जो सिक्योरिटीज परचेज करते हैं, जिसके चलते हुआ क्या, इंटरेस्ट रेट हाइक हो गए। ओके, तो मतलब इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकल के यहाँ पर यूएस की इकोनॉमी में चलना शुरू हो गया। तो इसके चलते यहाँ पर हमें हमारी जो सेंट्रल बैंक है उनको भी सीखने को यहाँ पर मिलता है कि अगर इम्पोर्टेंस जो है ना क्लियर मैसेजिंग की, वो मतलब साफ तरीके से आप मैसेज क्लियर करो मार्केट में, क्या आप कहना चाह रहे हो, एडवांस नोटिस आप दीजिए कि क्या आप जो जो है फ्यूचर में चेंज करना चाह रहे हैं अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में, कहाँ जो कि जो घबराहट का माहौल पैदा हो जाता है ना मार्केट में, वो ना हो। मतलब लोगों में मन में ये डर का भाव रहता है कि हमारा पैसा कहीं डूब ना जाए, सिक्योर जगह हम पैसा इन्वेस्ट करें। So in the future, central banks will ensure that financial markets are warned well in advance of policy shifts. तो फ्यूचर में सेंट्रल बैंक्स को ये देखना होगा, इंश्योर करना होगा कि फाइनेंशियल मार्केट जो है यहाँ पर वहां पर पॉलिसी शिफ्ट जो है वो अगर करें तो यहाँ पर पहले से अच्छे से वो क्लियर कर दे मैसेज, रिड्यूसिंग चांसेस ऑफ पैनिक कैपिटल आउटफ्लो। तो यहाँ पर पैसा मार्केट्स में निकल ना जाए पैनिकली, तो इसके ऊपर ध्यान दें। द रिस्क ऑफ अनदर टेंट्रम रिमेन्स सिग्निफिकेंट, बट इंडिया इज वेल प्लेस्ड टू सर्वाइव विद लिमिटेड डैमेज। तो अभी जैसे कल मैंने जो आर्टिकल डिस्कस किया था, ओके, तो यूएस में जैसे जून 16 की बात करो तो उन्होंने भी यहाँ पर हाल ही में एक फर्दर नई अनाउंसमेंट की है। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे ये 2013 में टेपर टेंट्रम हुआ था, तो दोबारा से ये हो सकता है, तो ये इसके चांसेस हैं। लेकिन इंडिया अभी बिल्कुल सही पोजीशन पे है। ओके, तो यहाँ पर कम से कम डैमेज यहाँ पर होगा, ऐसा नहीं कि भारत में से काफी सारा पैसा निकल जाएगा। ओके, तो भारत में पैसा रहेगा। तो ये ऑथर की यहाँ पर ये बात कही जा रही है। तो कैसा लगा पूरा आर्टिकल, कैसे लगी पूरी डिस्कशन, तो अपना फीडबैक जरूर दें और शेयर करें इस लेक्चर को, ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।